वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो पहला चैप्टर था हमारा यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन, वो हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से जुड़े इंपॉर्टेंट वन लाइनर या फिर इन्हें हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये PYQ है, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं इनको। चलिए शुरू करते हैं इसको। ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय 1856 में भारत में किया गया। पेपर पूछा जाता है अवध का विलय भारत में कब हुआ, किसकी रिपोर्ट के आधार पर, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया था। मुगल सम्राट 1803 में ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगे, लेकिन मान मर्यादा संबंधित उनके दावे स्वीकृत थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बादशाह को यह साफ समझा दिया था कि आपकी बादशाहत नाम मात्र की है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने बादशाह को अपने दावे और अधिकार छोड़ने के लिए कहा। डलहौजी ने सम्राट को लाल किले से हटने के लिए कहा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। बादशाह को उपाधि छोड़ देने और अपने उत्तराधिकारी नामजद करने का अधिकार भी छोड़ देने के लिए कहा डलहौजी ने। कैनिंग ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। कंपनी द्वारा, अगला फैक्ट देखिए, कंपनी द्वारा निर्यात के लिए सामान खरीदने हेतु बंगाल राजस्व का अधिशेष निवेश कहलाता था। ध्यान रखना, अर्थात बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में आ गया, जिसका उपयोग वे कच्चा माल खरीदने में करते थे, जिसे वे निवेश कहते थे। दूसरी ओर अब भारतीयों से कच्चा माल खरीदने के लिए यूरोप से महंगी धातुएं, बेसिकली सोना चांदी, उनका भारत आना बिल्कुल बंद हो गया। इस व्यवस्था को पर्सिवल स्पीयर ने खुली और बेशर्म लूट की संज्ञा दी है। ध्यान रखना, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में राजस्व नीतियां, आर्थिक प्रभाव, तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज़ क्या है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों तथा सिखों के बीच हुई। संधि की प्रमुख शर्त थी कि महाराजा ने सतलज के पार अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। दूसरा, महाराजा ने सतलज और व्यास नदियों के बीच सभी दुर्ग पर अपना अधिकार पूर्णतः छोड़ दिया। तीसरा, सिखों को 1.5 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को देने पड़े। मुर्शिद कुली खां, जो 1717 से लेकर 1727 तक बंगाल का नवाब रहा, उसने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की। इसके बाद आगे चल के अली वर्दी खां गद्दी पर बैठा 1740 से 1756। उसने कई शक्तियों को पराजित कर बंगाल में सत्ता स्थापित की और अली वर्दी खां ने ही कहा था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया गया तो समुद्र में आग लग जाएगी। आगे चलकर अली वर्दी खां की भविष्यवाणी सही साबित हुई जब अंग्रेजों ने बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वारिंगडे ओस्ट इंडिसे कंपनी की स्थापना हुई। इसे हॉलैंड की संसद ने 21 वर्षों तक भारत में व पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था। ठीक है, आगे देखो। इसमें युद्ध करने, संधि करने, किले बनाने तथा भारतीय प्रदेशों को जीतने का भी अधिकार था। भारत में डचों ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में पहले डच कारखाने की स्थापना की 1605 में। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पत्तन था। बाद में जो है यही पुर्तगालियों का केंद्र भी बना। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियन के अधीन आया। मलक्का व हरमज पर 1511 में पुर्तगाली प्रभुत्व कामयाब हो चुका था। ये मलक्का और हरमज जो है इंडोनेशिया के आसपास की जगह है, ध्यान रखना। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के अचिन दुर्ग पर नए किले स्थापित किए गए। पुर्तगाली समुद्र रास्ते से होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने तथा उस पर कर लगाने का प्रयास करते थे। अपनी कार्टज आर्माडा काफिला व्यवस्था द्वारा उन्होंने एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। उनका मुख्य साधन या परमिट, जिसके पीछे आर्माडा का बल होता था, कहीं भी भारतीय या
अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकते थे। यानी एक तरीके से इन्होंने ये लाइसेंस सिस्टम जारी कर दिया कि आप अगर अरब सागर में जाओगे तो पुर्तगालियों से आर्माडा लेकर के जाओगे, कार्टेज लेकर के जाओगे, लाइसेंस लेकर के जाओगे। अगर आपके पास वो नहीं होगा तो फिर जो आर्माडा है, जो काफिला है पुर्तगालियों की सेना का, वो आपको नष्ट कर देगा, समुद्र में डुबा देगा। अकबर का पुर्तगालियों से प्रथम परिचय गुजरात की कैम्बे खाड़ी में हुआ था, ध्यान रखना। कार्ड्स एशियाई देशों में सामूहिक क्रियाकलापों के लिए पुर्तगालियों द्वारा यूरोपीय व्यापारियों को अनुमति प्रदान करने वाला दस्तावेज होता था। आगे देखो, एक पॉइंट और देख लो। यह जोधपुर राजा का अविवेकपूर्ण निर्णय था कि इसके 15 दिन पूर्व बार बार की पराजयों से परेशान दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ मैत्री संधि कर ली। 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जन गांव में हुई। इस संधि में सिंधिया ने अंग्रेजों की संधि में बंधे राजाओं पर आक्रमण न करने के अतिरिक्त उनसे खराज न वसूलने का भी वचन दिया। इस स्थिति में सिंधिया के कब्जे से सांभर और अजमेर के प्रदेश अंग्रेजों के पास चले गए। तो ये वो आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने देखे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले टॉपिक से पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।